नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमंत शर्मा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल यानी 2 जनवरी से शुरू हो रहा है। 5 दिनों का यह सत्र 6 जनवरी तक चलेगा। सरकार एक तरफ शीतकालीन सत्र की तैयारियों में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल बीजेपी ने चुनावी वर्ष में होने जा रहे इस सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। आरक्षण संशोधन विधेयक और जनहित के मुद्दे पर सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बड़ा बयान दिया। मरकाम ने कहा कि सत्र को लेकर सरकार ने तैयारी कर ली है। विपक्ष के हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। विपक्ष चाहे ध्यान आकर्षण लाए या स्थगन प्रस्ताव, सरकार हर हमले का जवाब देने को तैयार है। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ हल्ला करेगी क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा नहीं। तारीख से विधानसभा का शीतकालीन सत्र है। हमारी सरकार अपनी प्रारंभिक तैयारियां कर ली है। विपक्ष जो भी प्रस्ताव लाएगा, चाहे ध्यानाकर्षण हो, स्थगन हो, हर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। भारतीय जनता पार्टी स्थगन लाके सदन से वॉकआउट करती है, बाहर जाती है, इसका मतलब साफ है भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां नहीं कर पाती, मगर हो हल्ला करके समय बर्बाद करना चाहती है। मगर हमारी सरकार विपक्ष के हर प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार है। इधर कल से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले बीजेपी ने विधायक दल की बैठक हो रही है। बीजेपी की इस बैठक में सत्र को लेकर रणनीति बनेगी और सरकार को घेरने के साथ ही स्थगन प्रस्ताव को लेकर चर्चा होगी। आपको बता दें कि जनहित के मुद्दों पर बीजेपी ने रोज स्थगन प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। तो बीजेपी भी अपनी रणनीति बना रही है कि किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है। शीतकालीन सत्र को लेकर बीजेपी की रणनीति बन रही है। कल से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी बैठक में मौजूद हैं और प्रदेश संगठन महामंत्री भी बैठक में शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। रायपुर संवाददाता अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। अवधेश, नए साल का पहला ये सत्र होगा और पहले सत्र में दोनों ही पक्ष चाहेंगे कि आक्रामक रहें, हमलावर रहें एक दूसरे पर। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीजेपी तैयारी कर रही है शीतकालीन सत्र में सरकार को, सत्ता पक्ष को घेरने के लिए, बीजेपी ने तकरीबन 1 दर्जन मुद्दों को चिन्हांकित किया है, जिसपे वो स्थगन से लेके, काम रोको से लेके अनेक तरह के जो नियम कानून है उसके तहत तो सदन में सरकार से जवाब चाहेगी। आरक्षण एक बड़ा मुद्दा होगा कि आरक्षण पे जैसे बीते 1 माह से 1.5 माह से लगातार जो सियासी संग्राम राजभवन बनाम सरकार के बीच में हुआ, उसमें बीजेपी कैसे अपने आप को न केवल डिफेंड करेगी बल्कि सत्ता पक्ष ये जो आरोप लगा रही है कि बीजेपी की वजह से ही जो विधेयक उस पर हस्ताक्षर नहीं हो पाया है, उसे डिफेंड करते हुए सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे सरकार को आरक्षण के मुद्दे पे घेरा जाए। साथ ही साथ धान खरीदी छत्तीसगढ़ में जारी है। राज्य सरकार की ओर से बाकायदा कहा गया है कि 80% से जो अधिक है वो सकुशल धान खरीदी की जा चुकी है। तो धान खरीदी की वास्तविक स्थिति को लेके, कानून व्यवस्था को लेकर सहित 1 दर्जन से अधिक मुद्दे चिन्हांकित किए गए। संगठन के बड़े नेता अजय जामवाल खुद बैठक में मौजूद है, कौनसाय बैठक में मौजूद है। तो स्वाभाविक है कि बीजेपी जो अपनी कोर कमेटी की बैठकों सहित अन्य बैठकों में जो सरकार को घेरने की रणनीति बनाती है, तो सड़क के बाद अब बारी सदन में सरकार को घेरने की है। तो सदन में कैसे प्रदर्शन रहा जाए, विधायक कैसे अपने अपनी बारी में अपने अपने नियमों से वो सवाल पूछे, अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दों को उठा, इन तमाम चीजों को लेकर जो एक खास रणनीति है वो बनाने का काम शुरू हो चुका है। कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, जिसकी रणनीति बीजेपी फिलहाल तैयार कर रही है। ठीक है अवधेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक पर सियासत लगातार जारी है। अब कांग्रेस ने ट्वीट कर राजभवन पर निशाना साधा। कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि बीजेपी ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर पर सवाल उठाए और कहा है कि जनता ये सवाल पूछ रही है कि क्या बीजेपी ऑफिस राजभवन का संचालन केंद्र बन गया है। आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर में हो रही देरी पर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है। एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी और राज्यपाल को निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरक्षण पर बीजेपी का दोहरा चरित्र सामने आया है। बीजेपी नहीं चाहती कि प्रदेश में आरक्षण लागू हो। वहीं 1 महीने बीत जाने पर भी हस्ताक्षर नहीं होने पर सीएम ने इसे राज्यपाल की हठधर्मिता बताया। जो बिल है जो विधानसभा के ही मतलब वो संपत्ति कहलाती है, वो विधानसभा से निकल के राजभवन गया है। वो बिल अटका हुआ है। सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। राज्यपाल को सीधा चाहिए कि यदि या तो हस्ताक्षर करे या विधानसभा को लौटाए। 2 ही काम है। लेकिन अभी तक के अब फिर से 2 दिसंबर की बात है। आज 2 जनवरी कल आ जाएगा। फिर से सत्र शुरू हो रहा है। तो लेकिन अभी 1 महीने बीतने के बाद भी राज्यपाल जी की हठधर्मिता है। कहिए कि पूरे प्रदेश के छात्र छात्राओं का, नौजवान युवक युवतियों का जो नौकरी करना चाहते हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं आरक्षण विधेयक को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी पर निशाना साधा। कृषि मंत्री ने कहा कि जो लोग राज्यपाल को सलाह दे रहे हैं वो विधेयक को पास करने के दौरान विधानसभा में मौजूद थे। बीजेपी ने सदन में हमारे प्रस्ताव पर समर्थन किया था। हमने छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सवर्णों के आरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ की विधानसभा में विधेयक पारित किया। छत्तीसगढ़ के विधानसभा में विधेयक सर्वानुमति से पारित किया। जो लोग आज राजभवन को सलाह दे रहे हैं वो खुद विधानसभा में मौजूद थे, चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे जी हो, चाहे अजय चंद्राकर हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो। उन्होंने हमारे प्रस्ताव को समर्थन दिया। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। उसके बाद गवर्नर साइन क्यों नहीं कर रही हैं? अटका हुआ है, कब मसला सुलझेगा? अब ये प्रश्न तो आप गवर्नर से पूछवाओ। हम अभी भी मांग करते हैं कि तत्काल इसको मंजूरी दी जाए और लागू किया जाए। नए साल पर सीएम भूपेश बघेल ने श्रमिकों को बड़ी सौगात दी। सीएम ने श्रमिकों की सहायता राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 करने की घोषणा की है। वहीं उनके बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के साथ ही नया साल मनाया और इस मौके पर उन्होंने पंजीकृत मजदूरों को कंबल बांटे, उनके साथ बैठकर खाना भी खाया। सीएम ने कहा कि वे हर साल की शुरुआत श्रमिकों के साथ ही करते हैं। आज श्रमिक परिवारों को शासन की योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। चौड़ी माह के मजदूरों के साथ नववर्ष की शुरुआत और गांधी जी को नमन करके इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। और बहुत सारी योजनाएं श्रमिकों के लिए और उस योजनाओं का लाभ उठाते हुए देखिए कि श्रमिकों के बच्चे अब एयरफोर्स में जा रहे हैं, कोई टीचर बन रहे हैं, कोई और लाइब्रेरियन बन रहे हैं। तो उनके भी सपने साकार हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए हमने और भी सुविधाओं की घोषणा की है जिसके उसके जीवन में भी खुशहाली आ सके। साल के पहले दिन सीएम भूपेश बघेल ने पुलिस और सुरक्षा बलों के अधिकारी कर्मचारियों से राय शुमारी कर उनकी समस्याएं जानी। इस दौरान सीएम ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए संचालित 6 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि बस्तर में माओवादियों को समेट दिया गया है, वहां कुछ पॉकेट में ही सिमट कर रह गए हैं नक्सली और 1 साल में रिकॉर्ड 23 कैंप खोले गए हैं। पूरे प्रदेशवासियों को नववर्ष की बधाई, शुभकामना। आज चौड़ी में जाकर श्रमिकों के बीच नववर्ष की शुरुआत महात्मा गांधी के मूर्ति पे माल्यार्पण, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हमारे मजदूर साथियों के साथ चाय नाश्ता भी और उनके लिए घोषणाएं भी। और उसके बाद अभी
पुलिस के जो जवान हैं, हमारे एसटीएफ के हैं, डीआरजी के हैं, पैरामिलिट्री फोर्स है, उनके साथ कार्यक्रम हुआ जिसमें गृह मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, सीएस, डीजी सभी लोग उपस्थित थे और सभी लोगों ने अपना अनुभव साझा किया। इस कैंप एक साल के भीतर में रिकॉर्ड कैंप हम लोगों ने खोले और वो अंदरूनी क्षेत्रों में खोले जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। पहले तो बफर जोन में ही खोलते थे, लेकिन अब कोर सेक्टर में जाके ये कैंप खुला है और जिससे आम जनजीवन है वो सामान्य होते जा रहा है। अब नक्सली कुछ पॉकेट में सिमट गए हैं। नए साल के मौके पर अंबिकापुर के ऑक्सीजन पार्क में 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने शहरवासियों को ये सौगात दी। उन्होंने कहा कि शहर में जगह का चयन नहीं हो पा रहा था, लेकिन वन विभाग ने ऑक्सीजन पार्क में जगह दी और इसे यहां लगाया गया। इसकी देखभाल का जिम्मा भी वन विभाग के पास होगा। एकता और अखंडता और स्वतंत्रता के इस प्रतीक ध्वज को प्रतिदिन सलाम कर सकेंगे और अपने आप को देश के साथ समर्पित कर सकेंगे, जोड़े रख सकेंगे। तो ये पहल, और आज वन विभाग ने आगे आके अनुमति दी, न केवल अनुमति दी यहाँ लगाने के लिए, बल्कि उन्होंने मेंटेनेंस के लिए भी कहा कि इसकी देखभाल भी हम करेंगे। तो एक सुरक्षित परिसर है, बहुत लोग यहाँ आते भी हैं पर्यटन के दृष्टिकोण से शाम को कुछ समय बिताने के लिए, तो उन लोग भी देखेंगे देश के ध्वज को और इसकी देखभाल भी वन विभाग करेगा। ये कुल मिला के समाज को, शहर को एक पहल परिवार की ओर से ये समर्पित हमने शहर को किया है। कोरबा से खबर है, विस्थापितों का प्रदर्शन जारी है। एससीसीएल कुसमुंडा के विस्थापितों का प्रदर्शन हो रहा है। 427 दिनों से प्रदर्शन लगातार जारी है। विस्थापितों का जीएम कार्यालय के बाहर धरना ये दे रहे हैं, नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रोजगार देना होगा, की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। रोजगार एकता संघ जिंदाबाद, आगे और लड़ाई है। नए साल के पहले दिन दुर्ग जिला पुलिस ने महादेव ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की वारा सिवनी में 14वीं ब्रांच पर दबिश दी और इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 3 लैपटॉप, 14 नग मोबाइल फोन के साथ लाखों के लेन देन का खुलासा हुआ है। एसपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों ने 4 दिन में 25 लाख का लेन देन किया था, जिसमें उन्हें 13.5 लाख रुपए का लाभ हुआ। उन्होंने युवाओं से इस प्रकार के लेन देन में नहीं फंसने की अपील की। प्रदेश के बालाघाट जिले से महादेव ऐप का एक ब्रांच जो रन कर रहा था पिछले 4 दिनों से, उसको पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन पे दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई की है। इसमें 6 लोग पकड़ाए हैं, 3 लैपटॉप और 14 मोबाइल पकड़ाए हैं। इनके पास से एक बुकलेट मिला है जिसमें कि डेली का कितना पैसा जमा होता है, कितना ये खेलने वालों को वापस करते हैं और कितना शुद्ध इनका प्रॉफिट या लॉस है। तो ये मालूम चला कि नियरली इनका 60% जो ट्रांजैक्शन का है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है। करीब 25 लाख का इन्वेस्टमेंट पिछले 4 दिन में हुआ था, जिसमें कि इन्हें 13.5 लाख का शुद्ध प्रॉफिट हुआ है। इससे ये जाहिर होता है कि एक महीने में यदि इसी को हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो आप समझ सकते हैं करीब 1 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट एक ब्रांच से एक महीने में होता है। साल में 10 से 12 करोड़ का प्रॉफिट मान के चले। ये ब्रांच नंबर 191 था। इनके जो बुकलेट में लिखा हुआ था, इससे मालूम चलता है कि देश में कम से कम 190 के करीब ब्रांचेस कम से कम हैं। बीजापुर से बड़ी खबर है, नक्सल इलाके से लापता हुए हैं 4 लोग। 24 दिसंबर को गोरना से सभी लापता हुए थे। 8 दिनों से सुराग नहीं मिल पा रहा है। नक्सलियों के द्वारा अपहरण की आशंका जताई जा रही है। परिजन इनके परेशान हैं, सकुशल वापसी की गुहार लगा रहे हैं। बीजापुर से बड़ी खबर इस वक्त की, नक्सल इलाके से 4 लोग लापता हो गए। 24 दिसंबर से लापता हुए हैं गोरना से ये सभी। 8 दिनों से इनका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया
और नक्सलियों के जरिए अपहरण की आशंका जताई जा रही है। परिजन परेशान है, सकुशल वापसी की गुहार लगा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। बीजापुर संवाददाता भरत दुर्गम हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। भरत, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए सुमित, मैं आपको बता दूं, बीते 24 दिसंबर की बात है। गोरना बेहद ही संवेदनशील क्षेत्र है, जहां पे लगातार जो ठेकेदार हैं वो काम करने की कोशिश करते हैं, परंतु असफल वहां पे नजर आते हैं, क्योंकि बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। अति घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र से वो माना जाता है। सरकार की कोई भी योजना गोरना तक पहुंचना बेहद असंभव होता है, क्योंकि बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। वैसे जगहों पर जो 4 लोग हैं, कुछ दिन पहले 24 दिसंबर को पेटी ठेकेदार हैं, वो गए हुए थे। ऐसे में लगातार जाने के पश्चात उनकी वापसी अब तक नहीं हो पाई है। ऐसे में लगातार प्रश्न का विषय बना हुआ है और जो परिवार वाले हैं वो बेहद चिंतित है। लगातार आशंका नक्सली द्वारा अपहरण करने की बताई जा रही है, लेकिन अब तक आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि जब भी इस तरीके की घटना घटित होती है तो कुछ दिनों के बाद माओवादियों के तौर पे माओवादियों के द्वारा एक पत्र या फिर प्रेषित नोट या फिर प्रेस नोट जारी कर दिया जाता है। लेकिन अभी 24 दिसंबर से लगातार 8 दिन से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अब तक कोई जानकारी बाहर नहीं निकल पा रही है। आज उनकी जो पीड़ित परिवार है और सामाजिक जो कार्यकर्ता है सोनी शोरी, उनके द्वारा मार्मिक अपील उन परिवारों के द्वारा की गई है। अगर किसी भी तरीके से अगर माओवादियों के द्वारा अपहरण किया गया है तो उन्हें सकुशल रिहा किया जाए। बेहद चिंतित है पीड़ित लोग, लगातार अपील कर रहे हैं। बेहद ही चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार जिन पेटी ठेकेदारों को अपहरण किया गया है उनकी अब तक कोई जो सुराग है वो नहीं मिल पाई है। हालांकि मैं आपको बता दूं, उनके जो पत्नी है वो अभी भी लगातार मार्मिक अपील कर रही है और उनकी हालत बेहद दयनीय है, क्योंकि लगातार रो रो के उनका हाल बेहाल हो चुका है। हालांकि अभी उनकी वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो वो प्रेग्नेंट है। ऐसे में लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। जी सुमित। ठीक है भरत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कोरबा से बड़ी खबर है। नील कुसुम हत्याकांड में खुलासा हुआ है। ट्रिपल एंगल से लव ट्रायंगल में हत्या हुई थी, ये बताया जाता है। राजनाथ गांव से 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी शाहबान और तरबेज खान गिरफ्तार हुए हैं। वारदात के बाद से आरोपी फरार थे। वो जो मृतिका से पहले से परिचित थी, इनके बीच 2017 से जान पहचान थी। इसी बीच जो आरोपी का कहना है कि मृतिका का किसी अन्य युवक से बातचीत होने लगी, जो इसको नगारा गुजरा। जो तीसरे युवक को लेकर के जब बात हुई तो इस युवक ने वहाँ जो एक सूजा, जो पतला सूजा था, उससे उसको गोद करके उसकी हत्या करके वहाँ से फरार हो गया। इसमें कई सारी टीमें लगी हुई थी। एक टीम अहमदाबाद भी गई जहाँ ये काम करता था। जहाँ रायगढ़ से बड़ी खबर है। ढाबा संचालक से अवैध शराब जब्त हुई है। जश्न के दौरान अवैध शराब परोसने की तैयारी थी। ढाबा संचालक पर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। बीजापुर में नक्सलियों ने साल के पहले दिन